आओ इस वीडियो में अपन देखते हैं दिसंबर 2024 का आर्थिक इकोनॉमी। ठीक, सबसे पहली न्यूज़ है अपने मॉनेटरी पॉलिसी, है ना, मौद्रिक नीति। ठीक है, और लिखा हुआ अपने आरबीआई, ये आरबीआई जारी करता है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये पता होना चाहिए मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है और इसको जारी कौन करता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी में जैसे नाम आ रहा है, हिंदी में अपन पढ़ते हैं मौद्रिक, तो कहने का मतलब ये किससे संबंधित है, ये मुद्रा से संबंधित है, मुद्रा, करेंसी। ठीक है, और जारी कौन करता है, इसको आरबीआई करता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसी का ये एक विलोम जो है ना, सेकंड पार्ट जो है उसको अपन बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल फिस्कल पॉलिसी जिसको अपन बोलते हैं राजकोषीय नीति। क्या, राजकोषीय नीति। ठीक है ना, उसे उसे कौन जारी करता है, उसे वित्त मंत्रालय जारी करता है, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय। और इस फिस्कल पॉलिसी में क्या आता है, इसमें बजट आता है। ठीक है, बजट, और बजट के ब्रैकेट में लिख लो टैक्सेशन, टैक्स। ये इसलिए ये मॉनेटरी पॉलिसी अलग है, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, फिस्कल पॉलिसी कौन जारी करता है, मॉनेटरी पॉलिसी कौन जारी करता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी इज आरबीआई। मॉनेटरी पॉलिसी का संबंध है मुद्रा से। ठीक है ना, मुद्रा, ये मुद्रा का प्रसार होता है। यहाँ पर अपन बोलते हैं इसको M1, M2, M3, ये मनी मल्टीप्लायर्स होते हैं ये। ठीक है, ये मुद्रा के प्रभाव को देखते हैं। ठीक है, M1, M2, M3, M4 ऐसे हैं। ठीक, मॉनिटर जैसे आपने देखा होगा शायद कल या परसों के न्यूज़ के अंदर था, अखबार में भी था कि आरबीआई ने ये बोला है कि वो 2000 के जो नोट थे जिनको बंद कर दिया गया, लेकिन उनको अभी भी वो लीगल टेंडर मनी है। आरबीआई उनको हालांकि चेंज नहीं कर रहा, लेकिन उनका अस्तित्व है। तो आरबीआई ने बोला कि सितंबर 2024 तक वापस आप 23 तक जमा करा सकते थे। अब वापस जब आए तो उन्होंने देखा कि कितने नोट वापस आए, तो उन्होंने बोला कि 97% जो चलन में थे 2000 के नोट वो वापस आ गए। 3% नोट अभी भी वापस नहीं आए, मतलब वो लोगों के पास ही। तो ये पता कैसे चला आरबीआई को, तो उसके पास क्या डेटा रहता है कि मुद्रा कितनी सर्कुलेशन में है और कितनी आई। ठीक है, जब वो डीमोनेटाइजेशन अपना 16 में हुआ तो सरकार ने क्या देखा कि जितनी भी मुद्रा चलन में थी तो वापस जो आई मुद्रा, वो आने वाली मुद्रा करीबन 112% थी। तो 112 कैसे हो गई भाई, 100 रुपये 100 नोट मार्केट में थे तो 100 ही वापस आनी चाहिए ना, ज़्यादा आ गए। तो इसका मतलब कुछ जाली मुद्रा जो थी उसको भी चेंज लोगों ने करवा लिया। ठीक है, तो ये कैसे स्टेटिक्स मेंटेन होती है, तो ये M1, M2, M3 मनी मल्टीप्लायर्स होता है, ये मुद्रा। ठीक है, कि करेंसी का जो फ्लो है कंट्री में वो कौन रेगुलेट करता है, आरबीआई करता है। किसके थ्रू करता है, मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू करता है। फिर फिस्कल पॉलिसी में क्या होता है, फिस्कल पॉलिसी राजकोषीय नीति है और वो वित्त मंत्रालय, केंद्र सरकार जारी करती है। उसमें क्या होते हैं, उसमें सर वो बजट होता है, बजट को फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, कितने टैक्स सरकार लगाएगी, कौन कौन सा पैसा कहाँ से आएगा और वो पैसा कहाँ जाएगा, ये किसका होता है, हिस्सा होता है, ये फिस्कल पॉलिसी का हिस्सा होता है। ठीक है, तो ये दोनों, ये बेसिक अपने को डिफरेंस पता होना चाहिए। सबसे जनरल क्वेश्चन है ये, मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी, मौद्रिक नीति या राजकोषीय नीति में भेद से संबंधी। समझ गए, तो इसलिए आरबीआई लिखा हुआ। अब क्या लिखा हुआ है कि इसकी चौथी समीक्षा थी, कब, 2 अक्टूबर 2024 में। तो चौथी समीक्षा थी, रिव्यू था, 4th रिव्यू। तो इसका मतलब सर ये इनकी कोई संख्या है कि कितने रिव्यू होंगे एक साल के अंदर, 1 होगा, 2, 3, 4, 5, 6, कितने होंगे, कोई संख्या होगी ना, जब अगर नंबर चली जाए तो देखो नीचे लिखा हुआ समीक्षा बराबर ये द्विमासिक होती है। हर साल के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी गवर्नमेंट आरबीआई अपने निकालता है और उसकी मॉनेटरी पॉलिसी जो चलती रहती है उसका रिव्यू होता है। ठीक है, और साल मतलब हर 2 महीने से होता है। तो एक साल में कितनी बार रिव्यू हो गया, 6 बार रिव्यू हो गया। तो मॉनेटरी पॉलिसी को कितनी बार आरबीआई कितनी बार रिव्यू करेगा, एक साल के अंदर 6 बार करता है। ठीक है, अब 6 बार करता है तो पहले तो एक क्रमांक पढ़े, समीक्षा माह है ना, ये देखते हैं कैसे क्रमांक पढ़े हुए। देखो इधर ये पहली समीक्षा, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी ऐसे। ठीक है, अब ये किस किस महीने के अंदर ये होती हैं, तो सबसे पहली होती है चौथा महीना कौन सा होता है, अपना अप्रैल। ठीक है, ये माह लिखा हुआ है, ये तो माह का नंबर है कैलेंडर के हिसाब से, और ये कैलेंडर के हिसाब से उसका नाम है अकॉर्डिंगली। अब ये 2 की टेबल चल रही है, आप देखो 4, 6, छठे महीने में, 8वें महीने में, 10वां, 12वां और फिर दूसरा। तो देखो 6 जून, 8 अगस्त, 10 अक्टूबर और 12 दिसंबर और 2 फरवरी, ये माह है। तो इसमें लिखा हुआ देखो ये चौथी समीक्षा थी। तो आप देखो ये चौथा है कौन सा, तो चौथी समीक्षा इधर देखो, ये चौथी समीक्षा है और है कौन से महीने में, 10वें में। 10वां महीना कौन सा है, अक्टूबर है। तो ये अक्टूबर को ही तो हुई, 2 अक्टूबर 2024। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि अब आप जैसे देख रहे हो
कि हर दूसरे महीने, अप्रैल में है, जून में है, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर और ये। अब ये जो आप जैसे ये न्यूज़ अपन पढ़ रहे हैं, ये जैसे अपन अक्टूबर वाली जब आप न्यूज़ पढ़ोगे उसमें भी आएगा, ये अपन दिसंबर वाली पढ़ेंगे उसमें भी आएगा, ये फरवरी वाली में पढ़ेंगे, अगस्त, जून। कहने का मतलब साल में महीने होते हैं कितने, तो 12 दर्पण आएंगी। इन 12 महीनों में से कितने महीनों के अंदर रिव्यू हुआ है, 6 में। कहने का मतलब 6 दर्पणों के अंदर ये न्यूज़ आएगी, किसकी, ये पॉलिसी रेट वाली, समझ गए। तो अब जैसे 6 का मतलब होगा 50%। तो जब अब ये चीज़ इतनी बार रिपीट हो रही है ना, कहने का मतलब हर दूसरे महीने के दर्पण में ये न्यूज़ आएगी, आ रही है ना। देखो अप्रैल में, मई में नहीं आई तो जून वाली में आएगी, जून में आ गई, जुलाई में नहीं आएगी तो अगस्त में आएगी, फिर सितंबर खाली, अगर अक्टूबर में आएगी, मतलब जब ये न्यूज़ इस महीने कंसर्निंग मैगजीन के अंदर आएगी तो अब जब ये इतनी इसकी फ्रिक्वेंसी है, 50% फ्रिक्वेंसी ना, हर दूसरे दर्पण में ये मॉनेटरी पॉलिसी आती है। तो जब इसकी फ्रिक्वेंसी इतनी फ्रिक्वेंट है, इतनी ज़्यादा इसकी फ्रिक्वेंसी है, तो अपना दायित्व तो बनता है कि इस चीज़ को इस तरह से याद किया जाए कि कभी मॉनेटरी पॉलिसी का कोई जिक्र हो तो अपन गोली गट उसके आंसर दें। मॉनेटरी पॉलिसी पूछते हैं अपन क्या बोले, RBI बोले सर ये मनी के सर्कुलेशन से M1 M2 M3 मनी सर्कुलेट होती है, फिजिकल पॉलिसी से कैसे अलग है, ये 6 समीक्षा होती है, ये ऐसे ऐसे होती है सर, चौथे महीने में 4 6 8 10 12 2। ये 4 से शुरू क्यों किया, क्योंकि यहाँ से वित्तीय वर्ष चालू होता है ना। वित्तीय वर्ष में बता रहा हूँ ना, देखो द्विमासिक, एक साल मतलब एक वित्तीय वर्ष में, यहाँ लिख लो आप वित्तीय वर्ष, एक फाइनेंशियल ईयर में 6 बार, तो फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से चालू हुआ, मार्च में खत्म हुआ, है ना। इसको आप यहाँ ऐसे मत लिखो कि 2 से चालू करूँ फरवरी से, नो, ऐसे अपन नहीं किया, है ना। तो इसलिए इसको ढंग से याद रखो। अब जैसे अपन क्या होगा, अब जैसे ये तो अपन दिसंबर की पढ़ रहे हैं, तो ये दिसंबर में आपने देखा तो ये अक्टूबर वाली न्यूज़ आ रही है, तो अपन जब अक्टूबर वाली दर्पण फिर से आएगा ना, हर दूसरे दर्पण के अंदर ही आएगा, वहाँ अपन इस चीज़ को डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि अभी अपन दिसंबर की पढ़ रहे हैं। अपन आप पीछे जाएंगे, दिसंबर 24 से लेकर जनवरी 24 की तरफ जाएंगे, तो मैं चर्चा करूंगा ही न्यूज़ पे। मैं आपको क्या बोलूँगा कि दिसंबर 24 वाली दर्पण देखो और उसके अंदर देखो जो अपने चर्चा करी हुई हो, है ना। तो इसलिए इसको आराम से समझते चलो। अब क्या है, नीचे लिखा हुआ है तरलता व मुद्रास्फीति मतलब CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के नियंत्रण करने के लिए। अब जैसे मुद्रास्फीति, मतलब सबसे पहले तो लिखा हुआ तरलता और मुद्रास्फीति, ये दोनों लिंक हैं चीज़ें। तरलता तो क्या होती है, तरलता होती है लिक्विडिटी, ठीक है ना। लिक्विडिटी का मतलब होता है यहाँ पे कैश से मतलब है, कैश, यहाँ पे लिख लो आप कैश। तरलता का मतलब कैश, कि जैसे मान लो मेरी जेब में अभी 100 रुपये है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरी या मेरी पॉकेट की जो तरलता है वो 100 रुपये है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नोट तैर रहे हैं, यहाँ नोट से तैरने से क्या मतलब है कि ये इतनी करेंसी जो वो सर्कुलेशन में है, वो पैसे बाजार में तैर रहे हैं। यहाँ लिक्विडिटी से ये मतलब है, अब मेरे पास 100 रुपये है तो इसका मतलब 100 रुपये मेरे पास सर्कुलेशन में है इस समय मेरे पास, ठीक है ना। और तरलता से सीधा लेना होता है मुद्रास्फीति का। जैसे आप ये न्यूज़ पढ़ोगे ना, तो उसमें जैसे जब ये मॉनेटरी पॉलिसी वाली न्यूज़ चालू होती है तो उसमें लिखा रहता है कि महंगाई को रोकने के लिए रेपो रेट को बढ़ाई गई, है ना। कई बार लिखा रहता है कि भाई तरलता को रोकने के लिए, या जब विस्तार करना होता है इकोनॉमी का, पैसे पंप करने होते हैं तब इनको कम कर देते हैं, और जब पैसे वापस निकालने होते हैं तो इनको बढ़ा देते हैं, है ना। ये सारा अभी अपन नीचे आगे अपन पढ़ेंगे, जब ये नीतिगत दरें या भाई अपन पढ़ेंगे तब, ठीक है। लेकिन इसका लेना देना ये तरलता व मुद्रास्फीति से। अब देखो पैसे का प्रवाह कैसे वस्तुओं के भाव पे इफेक्ट डालता है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी जेब के अंदर 10 रुपये हैं, कितने हैं, 10 है। आप है ना सब्जी लेने गए और आपने सब्जी वाले को क्या बोला कि भैया मेरे को है ना कि टमाटर कैसे दे रहे हो, तो उसने भाव बताया, ठीक है ना। उसने बोला कि भैया मैं इसको 9 रुपये पाव दे रहा हूँ टमाटर, तो आपने बोला कि पाव पर दे दे, और 9 रुपये के आपने टमाटर ले लिए। अब बच गया ना ये 1 रुपया, बच गया 1 रुपया। तो जब उसने 9 रुपये के टमाटर दे दिए और ये 1 रुपया, तो जब आप पहले तो आपने बोला टमाटर दे दे, उसने पाव पर टमाटर दे दिए, ठीक है ना, आपने 10 का नोट पकड़ा दिया। अब बात थी 1 रुपये की, तो अब आप क्या 1 रुपये उससे आप वापस नहीं लोगे, आपको 10 रुपये ही थे, है ना। तो आपकी उस 1 रुपये पर भी नज़र है, क्योंकि यार मेरे पास पैसे इस समय कम है। तो टमाटर लेने के साथ साथ अपन उसको और क्या बोलेंगे, भैया 1 रुपया और दे दो, बाकी जो बचे बोलोगे ना। अब आओ थोड़ा सा अपन सिचुएशन को चेंज करते हैं। आपके पास थे 100 रुपये, ठीक है, वही
भैया पाव पर टमाटर दे दो तो 9 रुपये, है ना। अब अपने को जैसे उसको पैसे वापस लेने थे, तो अब जैसे फॉर एग्जांपल जैसे 91 रुपये अपन को वापस लेने हैं उससे, लेकिन उसने आपको 90 रुपये ही दिए, तो क्या आप 1 रुपये आप उससे वापस लोगे क्या? उसने बोला कि भैया 1 रुपये छुट्टा नहीं है, 90 तो ले जाओ, तो क्या आप 1 रुपये के लिए वहीं खड़े रहोगे क्या? नहीं खड़े रहेंगे। क्यों? क्योंकि सर मेरे पास 90 रुपये तो है ही ना, मैं क्या करूंगा इस 1 रुपये का नहीं मिल रहा तो मुझे, जबकि जब 10 रुपये थे तो मेरी इस पर नज़र थी कि यार 1 रुपये का मैं धनिया ही खरीद लूंगा, और यहाँ पे क्या, अब धनिया के लिए मेरे पास 90 रुपये, तो क्या टेंशन, ठीक है यार कोई बात नहीं। तो ये पॉकेट की तरलता पे डिपेंड हुआ ना आपके लिए पैसे की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो ज़्यादा पैसे जब इकोनॉमी के अंदर आ जाते हैं तो महंगाई बढ़ती है। अब क्या है, जब ये 1 रुपया इसके बाद छूटने लग गया ना, अब अगला ग्राहक जब आएगा ना सब्जी वाले के पास, तो पूछेगा भैया पाव भर टमाटर कितने के दे रहे हो, तो वो उसको 9 नहीं बताएगा, क्या बताएगा, वो 10 बताएगा। तो देखो पैसे अगर इकोनॉमी में ज़्यादा आए तो वस्तुओं के दाम बढ़ गए कि नहीं बढ़ गए? जैसे आपने सुना होगा पिताजी वगैरह बोलते हैं कि हमारे ज़माने में 1 रुपये किलो घी आया करता था, आज देख लो 1 रुपये में क्या, पागल समझे दुनिया, बोले 1 रुपये में क्या है कि नहीं। आज वही घी करीबन 1000 रुपये किलो है, 900-1000 रुपये। तो ये सब कैसे हुआ? ये सब करेंसी का फ्लो जब ज़्यादा हो जाता है इकोनॉमी के अंदर तो महंगाई बढ़ती है। तो ये करेंसी के फ्लो को रोकने के लिए ये मॉनेटरी पॉलिसी आती है, कंट्रोल करने के लिए। जब ज़रूरत है तब पंप करो इकोनॉमी के अंदर, और जब आपको लगे कि पैसा ज़्यादा हो गया तो उसको पैसे को वापस निकालो, ऐसे। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी काम सारा करती है, ठीक है। तो ये तरलता और मुद्रास्फीति समझ में आ गई। फिर दूसरा, ये मानसून पर डिपेंड होती है। मानसून कैसे? जैसे मानसून अच्छा आया, ठीक है, मानसून अच्छा आया तो लोगों की फसल अच्छी होगी, ठीक है ना। अब अच्छी होगी तो लोग बाग बेचने जाएंगे पैसे, मतलब उस फसल को मंडी के अंदर, तो मंडी में से उनको पैसे मिलेंगे, पैसे आएंगे, तो उससे भी वो फ्लो बढ़ता है पैसों का इकोनॉमी में। अब जैसे मान लो अगर यही मानसून खराब होता तो लोगों के पास पैसे ही नहीं है, तो सरकार क्या करती थी, ब्याज दरों को कम कर देती। ब्याज मतलब आप लोन लेने जाते पहले तो ब्याज देना पड़ता 8%, अब सरकार ने, RBI ने बोल दिया कि अब वही लोन आपको 4% में मिलेगा क्योंकि मानसून अच्छा नहीं आया था। तो क्या लोग बाग लोन नहीं लेंगे क्या? और इसी लोन की अगर रेट को अपन कर दे 12%, तो मुझे एक बार बताओ, जो अपन लोन लेने की सोच रहे थे क्या अपन लेंगे क्या नहीं, यार रेट ज़्यादा हो गई, ऐसे है ना। तो ये ब्याज की दरों को कम ज़्यादा करने से कैसे कंट्रोल होता है तरलता, वो अपन देगा। फिर अपन देखते हैं कि मौद्रिक नीति समिति, MPC, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ये जो अपन देखते हैं कि अभी अपन जैसे रेट्स देखेंगे, ये रेट्स है ना, ये रेट्स कम ज़्यादा होती हैं, तो ये किसकी सिफारिश पे होती हैं? ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की सिफारिश पे होती हैं, ठीक है ना। RBI का ही हिस्सा है ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है ना। अभी अपन नीचे पढ़ेंगे ये, तो ये कौन जारी करता है, ये रेट्स को, मॉनेटरी पॉलिसी को कौन डिसाइड करता है? ये समीक्षा होगी ना, तो समीक्षा में अपन कुछ कम ज़्यादा करेंगे तो डिसाइड कौन करेगा? ये MPC करती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है। अब अपन पढ़ रहे हैं कि बैंकिंग दरें या नीतिगत दरें, ठीक है, इनको अभी चौथी जो समीक्षा हुई इसमें अपरिवर्तित रखा गया गत 10 समीक्षाओं से, है ना, गत 10 समीक्षाओं से। तो देखो मतलब कहने मतलब आज अपन देख रहे थे तो 2024 है, तो 2024 के अंदर तो ये अपन जैसे देख रहे हैं ये चौथी थी, तो इस साल की तो 4 ही हुई हैं। फिर पिछला साल अपन जैसे देखते हैं वित्त वर्ष 23-24, तो उसकी तो 6 समीक्षाएं थी ना भाई। पूरा फाइनेंशियल ईयर 2023-24 जैसे अपन देखें तो एक साल में कितनी होती है समीक्षा? 6 तो होती हैं। और फिर अपन 2024-25 अभी देख रहे हैं, तो इस साल की ये चौथी थी, तो 10 हो गई ना, देखो टोटल। तो कहने का मतलब पूरे फाइनेंशियल ईयर पिछला वाला और अभी वाला निकल गया आधे से ज़्यादा, तो इसमें ये 9 चेंज आया, समझ रहे हो ना। कहने का मतलब पूरा वित्त वर्ष 22-23 और वित्त वर्ष 24-25, तभी तो 10 समीक्षाएं आएंगी एक साल के अंदर। तो 6 ही तो हुई हैं अभी, 6 होती है ना, तो 4 और 4 तो इस साल की हैं और 10 पहली वाली, तो इसमें 9 चेंज रखा गया। ऐसे इसको लॉजिकली पढ़ा करो। अब ये नीतिगत दरों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, सभी एज इट इज़ हैं, ठीक है ना। अब उनको अपन देख लेते हैं कि कौन कौन सी जैसे क्या क्या ये होती हैं। ये टोटल संख्या में 7 होती हैं। कितनी होती हैं? 7 होती हैं, ठीक है। टोटल संख्या में ये 7 होती हैं। पहले तो जिसे अपन ने इसको पढ़ रखा है ना ऐसे, ये ब्लू येलो लाइन यहाँ है तो यहाँ टूटती, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग हो जाता है। देखो सबसे पहले लिखा हुआ है BR बैंक रेट, फिर आगे लिखा हुआ है CRR कैश रिजर्व रेशियो, नेक्स्ट लिखा हुआ है SLR स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, RR लिखा हुआ है रेपो रेट, फिर RRR है रिवर्स रेपो रेट, RR इज रेपो रेट, और एक R और जरा जोड़ देंगे तो उसमें वो रिवर्स है, रिवर्स रेपो रेट। जैसे गियर लगाते हैं अपन गाड़ी में,
आगे वाला लगाया तो आगे, फिर रिवर्स गियर लगाया तो रिवर्स में कहाँ जाएगी गाड़ी, पीछे जाएगी। तो ऐसे ये रिवर्स जो है ना, रिवर्स रेपो रेट, ये रेपो रेट का उल्टा है रिवर्स का मतलब। फिर दो नए कॉन्सेप्ट हैं, एसडीएफ स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी और एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। दोनों में जो एस है ये दोनों का ये है ना स्टैंडर्ड स्टैंडिंग कर दो, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, ये दोनों का एस है, ये यही है, समझ गए। ये चीज़ है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एंड स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, ठीक है। स्टैंडिंग दोनों में कॉमन है, एसडीएफ एमएसएफ, है ना। पहले तो ये हो गया। अब इनका ये फुल फॉर्म यहाँ लिखा हुआ है। अब जैसे जो फुल फॉर्म है ना, इसको आप हिंदी में मत लिखो, आप इसको इंग्लिश में लिखो, क्योंकि देखो बैंक दर को बैंक दर बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशियो को कैश रिजर्व रेशियो, ये है ना स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, इसको वैधानिक तरलता अनुपात बोल देते हैं। लेकिन जब एक क्वेश्चन आता है तो SLR ही लिखा रहता है, उसमें ऐसे लिख देते हैं, वो SLR यूँ लिख देते हैं इसको। रेपो रेट लिखा जाता है, ये देखो यूँ रेपो ये यही लिखा है रेपो। रिवर्स रेपो ये है, एसडीएफ और एमएसएफ को ये लिखते हैं एसडीएफ एमएसएफ। समझ गए यहाँ तक। अब फिर बात आती है इनके अंदर ये दरें वर्तमान में है कितनी क्या, ये है कितनी क्या, ये यहाँ लिखा हुआ। अब इसमें आप एक बार इसको मोटी इसको सरसरी निगाह से देखो और उसमें मुझे बताओ इसमें सबसे ज़्यादा है कौन सी, परसेंटेज में सारी, और सबसे ज़्यादा कौन सी है, SLR है ना। पहले तो इसको ध्यान रखो आप, SLR। फिर क्या होता है, ये तो सबसे ज़्यादा तो ये, फिर बाकी सब अलग अलग हैं, ठीक है ना। अब आगे लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट की, ये वाला एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट कॉलम है, ठीक है ना, कि ये इस रेट का मकसद क्या है या ये क्या कार्य करती है। भाई कोई रेट है तो कोई कुछ न कुछ कार्य तो करेगी ना। तो ये लिखा हुआ है आगे, देखो इस कॉलम में आप जैसे दो चीज़ देखोगे, दो चीज़ लिखे हुए, तो आरबीआई और आगे बैंक है ना, आरबीआई और बैंक दो चीज़ लिखी हुई हैं। तो देखो क्या होता है अपनी इकोनॉमी में, अपन देखते हैं कि आरबीआई अपने को पता है क्या है, ये तो अपना सेंट्रल बैंक है, मास्टर बैंक है आरबीआई, तो है कि नहीं, आरबीआई है। और फिर आरबीआई जब पैसे देते हैं तो वो पैसा किसको देता है, वो बैंक्स को देता है, और बैंक्स को अपन बोलते हैं कॉमर्शियल बैंक्स को। तो देखो यहाँ एक चीज़ समझो क्या, कि जैसे नोट छप गए, जैसे कोई प्रिंटिंग प्रेस है, वहाँ नोट छप गए, तो अब जब वो नोट छप गया तो उस नोट की कोई वैल्यू नहीं है, कब तक, कि जब तक वो बैंक के अंदर वो कैशियर की खिड़की पे वो नोट नहीं आए। समझ गए, क्योंकि जब तक वो बैंक के अंदर नहीं आएगा तब तक उस नोट की कोई कदर नहीं, वो बिल्कुल रद्दी है वो। तो आरबीआई नोट छापता है, फिर वो नोट किन के पास आते हैं, बैंक्स के पास आते हैं, फिर बैंक से अपने को मिलते हैं। जैसे नोटबंदी हुई थी तो अपन पैसे लेने कोई आरबीआई के पास थोड़ी गए थे, अपन तो उन्होंने बोला था जिस बैंक में आपका खाता है वहाँ चले जाओ, आईडी दिखाओ और पैसे चेंज करवाओ, यही हुआ था। तो बैंक ही उस पैसे को सर्कुलेशन में लेके आता है। तो आरबीआई बैंकों को देता है और बैंक्स किसको देती है, बैंक सिटीजन्स को देती है, जनता को वो पैसे देती है। समझ गए, यहाँ तक बात समझे। तो सर इसका मतलब पैसों का प्रवाह कैसे होता है सर, आरबीआई से बैंकों के पास जनरल नॉर्मल फेज के अंदर प्रवाह ये होता है, आरबीआई से पैसा कहाँ आता है, बैंकों के पास आता है। जैसे अपने क्लास में आप ये समझ लो कि मैं यहाँ आरबीआई हो गया और आप कॉमर्शियल बैंक्स हो गए। कॉमर्शियल बैंक्स में मैंने सिर्फ बैंक से लिखा है, जो अपने 12 टोटल कॉमर्शियल बैंक इस समय है, इसमें लिख लो 12 है, आगे वो न्यूज़ में आएगा तो अपन देख लेंगे। तो जिसमें अपना SBI आ गया, जितने भी बैंक अपन देखते हैं, पंजाब नेशनल बैंक, हर तरह का जो बैंक है वो इसमें अंदर आ जाएगा। अब देखो सबसे पहले बैंक रेट में लिखा हुआ आरबीआई और फिर एरो लगा रखा और आगे लिखा हुआ है बैंक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आरबीआई से पैसा निकल के कहाँ जा रहा है, ये बैंक के पास जा रहा है। तो इस बैंक दर को अपन पढ़ेंगे कैसे, कि बैंक दर वो दर होती है जिस दर पे आरबीआई बैंकों को पैसा उधार देता है ना। इसको अब वो पूरी जो ये सेंटेंस बोला ना मैंने, वो पूरा इसमें ये लिखा हुआ है, आरबीआई बैंक दर वो दर होती है जिसपे आरबीआई किसको पैसा उधार देता है, बैंक्स को। एरो उधर जा रहा है ना, यूं समझ गए, ये हो गया बैंक दर। फिर नेक्स्ट आता है CRR। CRR में लिखा हुआ कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। तो कैश रिजर्व रेशियो में क्या है लिखा हुआ, आरबीआई के पास। तो ये वह दर होती है जिस दर पर कॉमर्शियल बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास जमा कराते हैं। तो अभी मैंने बोला कि अगर इकोनॉमी में पैसे ज़्यादा हो रहे हैं तो आरबीआई जो है इकोनॉमी से पैसा खींचता है, तो क्या करते हैं, इस कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ा देते हैं। अभी 4.5 है ना, कहने का मतलब अगर बैंकों के पास 100 रुपये हैं तो 4 रुपये 50 पैसे आपको किसके पास जमा कराने पड़ेंगे, आरबीआई के पास जमा कराने पड़ेंगे। अब आरबीआई को कभी लगता है कि नहीं यार तरलता ज़्यादा हो रही है,
तो ये जो 4% है तरलता का मतलब मार्केट में पैसे ज़्यादा है, मार्केट से पैसे अपने को खींचने हैं वापस, तो जो दर 4% थी उसको क्या कर देगा आरबीआई, जैसे इसको 6% कर देगा। तो बैंक के पास अगर 100 रुपये तो 6 रुपये कहाँ जमा कराने पड़ेंगे, आरबीआई में जमा कराने। कैश रिजर्व रेशियो है ना। तो ये ऐसे काम करती हैं। अब आप देखो कि अगर अपन को पैसे पंप करने हैं, तरलता बढ़ानी है, तो इस 4.5% को क्या करेगा आरबीआई, और कम कर देगा। पहले तुमको 100 रुपये बैंकों के पास थे, 4.5 रुपये आरबीआई के पास जमा कराने हैं। अब अगर 2% हो गया तो बैंकों को सिर्फ 2 रुपये आरबीआई के पास जमा कराने, बाकी 80 रुपये उस बैंक के पास बच रहे हैं, सॉरी 98 रुपये बच रहे हैं, तुम चाहे वैसे उसको खर्च करो। समझ रहे हो ना। तो इसका लॉजिक समझो, ये काम कैसे करेगी। अभी ऊपर ने अपन पढ़ा था कि ये तरलता को और मुद्रास्फीति को कंट्रोल करते हैं ये दरें ऐसे। फिर स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो एसएलआर, इसमें क्या है, सेल्फ के पास, कि खुद बैंक को अपने पास इतने पैसे रखने पड़ेंगे। 100 रुपये बैंक के पास है तो 18 रुपये खुद के पास रखने पड़ेंगे बैंक को अपने एनी टाइम। वो ये क्यों होता है कि कल को मान लो बैंक फेल हो जाए, है ना। जैसे अपन देते हैं सिलिकॉन वैली क्राइसिस हुआ, अप्रैल वाले दर्पण में आएगा, तो उसमें वो बैंक क्रैश हो गए, तो अब लोगों को लगता है कि यार हमारे पैसे, तो लोगों का कॉन्फिडेंस बैंक में बनाए रखने के लिए एसएलआर काम करती है कि बैंक अगर डूबेगा भी तो ये एसएलआर से उसके जो अभी मेन जो ग्राहक है उनको वो पैसा चुकाएगा। तो ये मजबूती दिखाते हैं बैंक की। आप सोचो कि 100 रुपये आपके पास है, फॉर एग्जांपल आप खुद सोच के देखो, आप जैसे बैंक हो, 100 रुपये आपके पास और आपने 100 के 100 सारे ही खर्च कर दिए, अपने पास कुछ भी नहीं है, तो क्या आपके पास कल को किसी भी तरह की छोटी मोटी इमरजेंसी आ जाए तो कुछ है क्या अपने पास जुगाड़। तो अगर नहीं होता है तो फिर इसका मतलब ये होता है क्या करते हो यार, कोई तुम्हारी प्लानिंग ही नहीं है, आता है ना, सीधा सवाल उठता है ना। और अगर मान लो 100 रुपये आए कि नहीं सर मेरे पास 20 रुपये है कि कुछ हो जाएगा ना जैसे तो वो आपको मजबूत बनाएगा कि नहीं बनाएगा, ऐसे ही है। समझ गए, ऐसे बिल्कुल लॉजिकल तरीके से सोचो। तो सीआरआर और एसएलआर के अंदर क्या फर्क होता है, सीआरआर के अंदर रिजर्व बैंक के पास रखना पड़ता है वो, और एसएलआर में खुद के पास। याद कैसे रहेगा, एसएलआर में क्या आ रहा है, एस आ रहा है, एस बोले तो यहां अपन क्या लिखेंगे, एस बराबर एस, एस मतलब एसएलआर और एस मतलब सेल्फ। ये वो दर है जिस दर पे बैंकों को अपनी जमाओं का कुछ अंश अपने स्वयं के पास रखना होता है। एसएलआर में जो वर्ड आता है वो आता है सेल्फ, स्वयं। समझ गए। और सीआरआर जब पढ़ेंगे तो उसमें वर्ड आता है आरबीआई के पास, बाकी सारी लैंग्वेज सेम होती है। माइक्रो वर्ड होता है स्वयं के पास और आरबीआई के पास। सीआरआर इज आरबीआई के पास और एसएलआर इज स्वयं के पास। समझ गए, ये ऐसे है। यहां तक आई बात समझ में। क्या पढ़ी है अपन ने, बैंक दर पढ़ी। बैंक दर पे तो वो दर है जिसपे आरबीआई पैसा उधार देता है कॉमर्शियल बैंक्स को। फिर 2 रिजर्व रेशियो है, वो पैसा रिजर्व रहेगा वहां, सीआरआर और एसएलआर। सीआरआर में आरबीआई के पास रिजर्व रहेगा और एसएलआर में अपने पास रिजर्व रहेगा। दोनों में देखो रिजर्व वर्ड कौन बना रहा है, मतलब ये रिजर्व स्टेटरी लिक्विडिटी मतलब कैश रिजर्व रेशियो और स्टेटरी लिक्विडिटी मतलब इतनी तरलता तुमको खुद अपने बैंक को अपने पास रखनी पड़ेगी। तो ये दोनों रिजर्व रेशियो बोले जाते हैं। क्या, कैश रिजर्व रेशियो और स्टेटरी लिक्विड दोनों रिजर्व है, क्योंकि इनमें पैसा क्या हो जाता है, रिजर्व हो गया। समझ गए। और जब कोई बैंक दर देते उसमें रिजर्व थोड़ी होता है, बैंक दर में तो पैसे रिलीज होते हैं कि इस दर पे चलो वो गए ऐसे। ठीक है। और जैसे बैंक दर कैसे काम करती है, आरबीआई पैसा उधार दे रहा है बैंकों को, तो अभी 6.5% है। आरबीआई ने बोला क्या कि तुमको अगर मेरे से पैसे चाहिए तो इस दर पे मिलेंगे, है ना। 6% ब्याज लगेगा, मतलब कहने वाला 6.4%। अब जैसे मान लो आरबीआई को लगता है कि यार पैसे मार्केट के अंदर ज़्यादा पंप करने, इस बार मानसून नहीं आया, तो वही 6.7% में क्या करेगा, घटा के इसको 3% कर देगा। तो बैंक ज़्यादा से ज़्यादा उधार लेंगे कि नहीं लेंगे, मुझे बताओ आरबीआई से कि हाँ यार ये तो कम हो गई, आधी हो गई रेट, और ले लो पैसा, और ले लो पैसा, और पैसा। तो पैसा इकोनॉमी के अंदर बढ़ा कि नहीं बढ़ा। और जैसे रिजर्व बैंक को लगता है नहीं यार पैसे ज़्यादा हो गए, तरलता ज़्यादा हो गई, भाव बढ़ रहे हैं वस्तुओं को, तो इस 6 को बढ़ा के वो 8% कर देती है। तो 8% हो गई तो वो कमर्शियल बैंक क्या करेंगे, सोचेंगे एक बार उधार लेने से पहले, नहीं यार थोड़ी ज़्यादा हो गई, अभी रुक जाते हैं अपन थोड़ा। तो ऐसे कंट्रोल करते हैं आरबीआई। तो अपने बैंक रेट देख लिया, सीआरआर देख लिया, एसएलआर देख लिया। फिर आगे 2 अपन देखते हैं, ये भी दोनों क्या होते हैं, ये भी पैसे के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। एक तो है रेपो रेट, एक है रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट का मतलब आगे लिखा हुआ देखो आरबीआई टू बैंक, कहना मतलब ये वही वो दर है जिसपे आरबीआई कॉमर्शियल बैंक्स को पैसा उधार देता है। समझ गए। तो सर इसमें देखो ऊपर भी लिखा हुआ था ये आरबीआई देता है और इसमें भी लिखा हुआ आरबीआई देता है, तो दोनों में देता है। तो फिर क्या फर्क हुआ बैंक रेट और रिवर्स रेपो रेट में। बैंक दर पे जो पैसा देते हैं वो कितने समय के लिए देते हैं आरबीआई, 6 महीने या उससे ज़्यादा समय के लिए। 6 महीने से ज़्यादा के लिए बैंकों के पास वो पैसा रहेगा, तो वो क्या है, वो बैंक दर है। और इसमें कौन सा है,
3 से 6 महीने के लिए जब वो बैंकों को पैसा उधार देता है आरबीआई, तो उसको क्या बोलते हैं, रेपो रेट बोलते हैं। ठीक है, कि इतने समय के लिए आपको दिया जा रहा है पैसा। अब आगे देखो क्या, रिवर्स रेपो रेट। तो रेपो रेट में तो पैसा किसके पास जा रहा है, कहाँ जा रहा है, बैंक के पास। और रिवर्स रेपो रेट में पैसा किसके पास जा रहा है, मतलब बैंक को। ये वो दर है जिसपे बैंक अपनी जमाएं देते हैं, किसको, आरबीआई को देते हैं। रिवर्स रेपो रेट में पैसा वापस आरबीआई के पास जा रहा है, और रेपो रेट में पैसा किधर जा रहा है, आरबीआई से बैंकों की तरफ जा रहा है। तो रेपो रेट में पैसा पंप करते हैं और रिवर्स रेपो रेट में उस पैसे को वापस खींचते हैं। समझ रहे हो इस चीज को, ये ठीक है, ये है। फिर अपन दो देखते हैं, ये दो क्या है, 6 और 7 जो है, ये इमरजेंसी के लिए फैसिलिटी है कुछ। देखो कैसे, सबसे पहला तो लिखा हुआ है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, SDF। SDR नहीं है, SDR तो IMF के अंदर काम आती है, स्पेशल ड्राइंग्स राइट। या SDF के नीचे इधर से लिख लो साइड में, SDR बराबर IMF, SDR बराबर IMF। SDR ये है स्पेशल ड्राइंग्स राइट, स्पेशल ड्राइंग्स राइट, नीचे लिख लो SDR, फुल फॉर्म लिख लो इसका। इसका भी क्वेश्चन बहुत आता है, जब अपन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पढ़ेंगे ना, इतना हो गया अपना मुद्रा कोष, उसमें SDR आता है, स्पेशल ड्राइंग्स राइट, विशेष आहरण अधिकार, SDR। ये IMF के अंदर होता है, वर्ल्ड बैंक में नहीं होता ये SDR। ठीक है, तो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। अब देखो डिपॉजिट वर्ड आ रहा है ना, डिपॉजिट। तो देखो डिपॉजिट, एक बात बताओ, डिपॉजिट का मतलब ये होता है कोई छोटी, जैसे अपन बोलते हैं कि बैंक को, मैंने पैसे बैंक में जमा करा दिए, मैंने डिपॉजिट कराए हैं बैंक में, समझ रहे हो। बैंक कभी अपने को पैसा थोड़ी देता है डिपॉजिट कराने के लिए, बैंक तो अपने को पैसा देगा खर्च करने के लिए। अपन नॉर्मल सी बात करें, जैसे मेरा SBI के अंदर खाता है, ठीक है, अगर मेरे को मेरी कुछ बचत सेफ रखनी है तो मैं डिपॉजिट कराऊंगा ना बैंक में, समझ रहे हो। और बैंक ने अगर कोई मेरे को पैसा दिया है तो डिपॉजिट करने के लिए थोड़ी दिया है, बैंक ने मेरे को किस लिए दिया है, बैंक ने तो खर्च करने के लिए दिया है, समझ रहे हो। तो डिपॉजिट का मतलब सीधा सा होता है कि उसको सेफ रखना है, उसको खर्च नहीं करना है। ठीक है, खर्च नहीं करना है, तो अब सीधी सी बात है, खर्च नहीं करना है तो डिपॉजिट कहाँ होएगा हमेशा, डिपॉजिट तो हमेशा आरबीआई के अंदर ही होएगा। तो बैंक किसको देंगे पैसा, आरबीआई को देते हैं ये पैसा। बैंकों को लग जाता है कि हमारे पास अभी पैसा ज़्यादा है, ये काम नहीं आ रहा, तो वो आरबीआई को दे देते हैं डिपॉजिट। अब डिपॉजिट, वही मैं कह रहा हूँ, वापस से समझो, डिपॉजिट किसी उसको दिया जाता है, पहले तो बड़ी अथॉरिटी को दिया जाता है, मेरे से जो बड़ी है वहीं तो मैं डिपॉजिट कराऊंगा, है ना। और वो ताकि वो उसके पास सेफ रहे, अभी वो मेरे लिए किसी काम का नहीं हो पैसा, जरूरत होगी तब मैं ले लूँगा, क्या दिक्कत है। तो SDF क्या है, SDF वो दर है जिसपे बैंक अपने जो एक्सेस फंड होते हैं, उन एक्सेस फंड को बैंक किसके पास जमा कराते हैं, आरबीआई के पास जमा कराते हैं, समझ गए। और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या है, मार्जिनल स्टैंडिंग, मार्जिनल, देखो पहले वर्ड देखो, मार्जिनल लिखा हुआ है। मार्जिनल का मतलब क्या है, बिल्कुल किनारे पे आ गए अपन, मार्जिन पे आ गए। जैसे अपन बोलते हैं ना, कितने नंबर से पीटी रह गया, कि सर बिल्कुल मैं मार्जिन पे आ गया था, 0.25 से मेरा पीटी रहे, बोलते हैं मार्जिन, मतलब किनारे पे आ गए। तो ये मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी, जैसे बैंक है ना, बैंक के पास जैसे 100 रुपये थे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। अब बैंक के पास है ना FD हो रखी थी, जैसे आपकी FD थी, वो 80 रुपये की FD थी, और आप उस दिन सुबह पहले आ गए ब्रांच में, और या आपने एक दिन पहले नोटिस दे दिया बैंक को कि मैं कल मेरी FD तोड़ाने आऊँगा। अब बैंक को पता है अपने पास तो 100 रुपये ही है, वो FD तोड़ाने आएगा, तो मतलब तत्काल बैंक को पैसे चाहिए। अगर FD को मना कर देता बैंक, नहीं अभी मैं पैसे नहीं दूंगा, तो वो तो फिर ये होता है कि वो बैंक धीरे धीरे दिवालिया होने के संकेत है। अगर बैंक देने से मना करे, बैंक क्या बोलता, ठीक है आप कल आ जाओ सर हम देंगे, तो मैनेजर वो फट फोन करेगा कहाँ, आरबीआई में, मुझे पैसे चाहिए, कल मेरा FD वो तोड़वाने वाला आ रहा है। तो कहने का मतलब आप बिल्कुल किनारे पे आ गए, आप बिल्कुल मार्जिन पे आ गए, आपके पास पैसे नहीं है उसको FD को देने के लिए, तो अब आप कहाँ जाएंगे, अपन पैसे तो देगा आरबीआई देगा ना। तो इसमें क्या है, मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी में आरबीआई पैसा देता है किसको, बैंकों को, किसके लिए, आगे देखो लिखा हुआ इमरजेंसी के लिए, 24 घंटे के अंदर अंदर आपको पैसा अवेलेबल करवा दिया जाता है, और वो 24 घंटे के लिए रहता है आपके पास, फिर वापस आपको देना पड़ेगा बैंक को वापस, समझ गए। तो ये है वो मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी, क्योंकि बैंक क्या था, मार्जिन पे आ गया, हम बैंक के पास पैसे नहीं बचे हैं, हैंड टू हैंड देने अगले दिन 80 रुपये उसको ग्राहक को, तो 24 घंटे के अंदर मिल गए ना पैसे, और फिर कम समय के लिए होता है। तो मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी के अंदर आरबीआई प्रोवाइड करता है पैसे बैंक्स को, और स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी के अंदर क्या है कि वो पैसा बैंक्स देते हैं आरबीआई को डिपॉजिट के लिए, क्योंकि वो पैसा भी बैंक के काम का है ही नहीं। इसका उल्टा सोच के देखो, MSF क्या, जैसे बैंक के पास पैसे थे, चल रहे थे, ठीक है चल रहे हैं, अब
बैंक ने थोड़ा प्रमोशन किया और उसके पास 900 रुपये आ गए एफडी के, आ गए, लोगों ने एफडी करा दी उसके अंदर जब प्रमोशन किया कि अच्छी ब्याज दर आपको देंगे, तो अभी 900 रुपये अचानक से आ गया। बैंक ने देखा अरे मेरे तो किसी काम की नहीं है अभी, है कि नहीं, मैं इतनी तरलता मेंटेन करके क्या करूँगा, तो मेरे पास पैसे ज़्यादा है, तो ऐसा करो आरबीआई तुम ये मेरे 900 रुपये जो है ना ये मैं तुमको देता हूँ। तो अब डिपॉजिट करा दिया ना, देखो कमर्शियल बैंक ने आरबीआई के पास, तो जिस रेट पर डिपॉजिट होते हैं वो रेट क्या होती है, वो स्टैंडिंग डिपॉजिट रेट होती है। समझ गए, ये चीज़ है। ठीक है, तो ऐसे ही टेबल अपन को ध्यान में रखनी है और इसको आगे चलना है। एक बार इसका रिवीजन करो मन ही मन में। अब जैसे है ना, इसको ये काम कैसे करती है, तो पहले तो ये वाला जो कॉलम है ना इसको पूरा बार बार रिवीजन करो, और ये तो एक तरह से ये रटा होना चाहिए, तब वो कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि ये तरलता कैसे कंट्रोल होगी। फिर उस तरलता वाले में आपको देखो एक चीज़ समझा देता हूँ, इधर देखो अपन यहाँ अपन वो लिखा हुआ था ना मुद्रास्फीति, तो एक मैं बताता हूँ वहीं लिख लेना आप आगे। एक चीज़ होती है इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को अपन लिखते हैं मुद्रास्फीति, ठीक है, ये मुद्रास्फीति, मुद्रा ठीक है, मुद्रास्फीति, छोटा ई बड़ा ई, बड़ा ई छोटा ई, पहले बड़ा फिर छोटा, मुद्रा लिखना सीखो है ना, मुद्रास्फीति। अब देखो मुद्रास्फीति के अंदर क्या होता है, इसको कंट्रोल करना है, तो देखो सीधी सी बात है, इन्फ्लेशन में आ रहा है अपने आई, तो आई में क्या कर देते हैं अपन, इंक्रीज कर देते हैं, कि जब इनको मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना होता है ना, तो इन सब को अपन इंक्रीज करते हैं, आई मतलब बढ़ाना। तो क्वेश्चन आता है ये, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट को क्या करेंगे, कम कर देंगे या ज़्यादा कर देंगे। तो जैसे आप इन्फ्लेशन पढ़ो तो ये क्या है, इंक्रीज, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो इन सबको बढ़ा देंगे। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखना है आपने को। अब बढ़ाने से होगा क्या, आप किसी में ही ले लो भाई, पहले तो इन्फ्लेशन में क्या होता है, तरलता ज़्यादा होती है। अब क्वेश्चन ये पूछा गया कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए बैंक रेट को क्या करेंगे, तो मैंने बताया इन्फ्लेशन में सब आई से इन्फ्लेशन, आई से इंक्रीज, बढ़ा देंगे सर इसको। तो अब मुझे बताओ कैसे कंट्रोल होगी, बैंक दर बढ़ा दी, तो बैंक दर जैसे पहले 6%, बैंक रेट 6.75 थी, अब बैंक दर बढ़ा दी 8%। तो बैंक जब आरबीआई के पास जाएगा पैसा लेने, तो सोचेगा कि नहीं, बैंक 2 बार सोचेगा, यार रेट बढ़ गई है, थोड़े पैसे कम लें अपन। पिछली बार अपन ने 1000 करोड़ लिए थे, तो इस बार अपन 200 करोड़ लेंगे, क्योंकि 200 करोड़ लें, क्यों, क्योंकि अब बैंक दर बढ़ चुकी है। ठीक है, देख लो रेपो रेट वो दर है जिस दर पे पैसा आरबीआई बैंक्स को पैसा देता है, इकोनॉमी में पैसा पंप करता है। तो अब इस समय 6.5 है, लेकिन मुद्रास्फीति कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ने 8% कर दी। अब सीधी बात 8% कर दी तो बैंक कम पैसा डिमांड करेंगे, समझ गए। तो सारा इसके अंदर यही है, तो उससे वो सारा मतलब यहाँ तक देखना अपने को, ये सारी बढ़ती हुई जाती है अगर इन्फ्लेशन अपने को कंट्रोल करना है तो। देख लो मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी के अंदर आरबीआई बैंकों को पैसा उधार देता है इमरजेंसी। अब जब यूँ लग रहा है कि नहीं यार पैसा ज़्यादा मांगते हैं बैंक, तो ऐसा करो, ऐसे एमएसएफ की रेट बढ़ा देते हैं अपन, तो अब सीधी सी बात है आरबीआई से पैसा वो बैंक नहीं मांगेगा। वो एफडी तोड़वाने आया ना नेडला, 80 रुपये देने थे बैंक को, तो वो बैंक वाला क्या बोलेगी, सर आप कल मत आओ, आप ऐसा करना 10 दिन बाद आ जाना, 10 दिन बाद ले जाना अपनी एफडी। क्यों 10 दिन का टाइम दे रहा है, 10 दिन के अंदर वो अपनी सेविंग से अरेंज कर लेंगे पैसा, आरबीआई से पैसा नहीं मांगेंगे उस समय। क्यों, क्योंकि आरबीआई ने तो एमएसएफ की रेट बढ़ा के 8% कर दी, महंगा पड़ेगा अब आरबीआई से पैसा लेना, समझ रहे हो ऐसे। ठीक है ना, तो ये आजकल क्वेश्चन ये नहीं आता कि कितनी है, ये आजकल क्वेश्चन 2 ही आते हैं, ये या तो इससे आता है कि इसमें होता क्या है, ठीक है ना, ये इससे अलग कैसे, जैसे बैंक दर में भी पैसा बैंकों के पास आ रहा है, रेपो रेट में पैसा बैंकों के पास आ रहा है, और एमएसएफ में भी पैसा बैंकों के पास आ रहा है। तीनों में मैंने देखो ग्रीन करे हुए ना, इसलिए जानबूझ के ग्रीन किए हुए हैं, ये ग्रीन है, ये ग्रीन है, ये ग्रीन है, तीनों में पैसा निकल के आरबीआई से बैंकों में आ रहा है, मतलब पैसा पंप होता है इकोनॉमी के अंदर। क्या गगन, तीनों के अंदर पैसा पंप होता है, लेकिन तीनों में डिफरेंस है अपना अलग अलग। बैंक दर 6 महीने ज़्यादा का है, रेपो रेट 3 से 6 महीने, और एमएसएफ इमरजेंसी के लिए हो केवल, है ना। तो ये पता होना चाहिए अपन को, भाई सीधा पूछा एमएसएफ बैंक दर से अलग कैसे है, वो क्वेश्चन नहीं है, ये बिल्कुल ही नहीं पूछता ये दर कितनी है, ये तो बस ये एसएलआर की पूछी जाती है, सबसे ज़्यादा कौन सी है, ठीक है ना, ये चीज़। एक तो ये आएगा कि इसके अंदर होता क्या है ना, एक तो ये होता क्या है, और दूसरा क्वेश्चन क्या आता है कि ये काम कैसे करती हैं, कैसे, कि इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है तो मैं इनको करूँगा क्या, तो आई से इन्फ्लेशन, आई से इंक्रीज, आई बराबर आई इन्फ्लेशन, ये मतलब शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको, क्ल्यू बता याद करने का। लेकिन फिर आजकल क्या था, वो ये नहीं पूछते हैं कि इनको इंक्रीज करेंगे, एग्जामिनर को पता है कि आई से आई इन्होंने रट रखा है, वो ये पूछते हैं
कि मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट को बढ़ाया जाता है, क्योंकि अब क्योंकि में उसमें 4 ऑप्शन है, क्योंकि बैंकों के लिए पैसा अब वो थोड़ा सा महंगा हो जाता है। तो बस वो महंगा, आपको पता महंगा क्यों हो गया, क्योंकि बैंक दर बढ़ गई इसलिए महंगा हो गया। ठीक है, तो इसमें अपन क्वेश्चन देखेंगे। एक बार आओ अपने घटना चक्र से इस वाले के जो मुद्रास्फीति वाले जो क्वेश्चन है, पॉलिसी रेट्स वाले जो क्वेश्चन है वो एक बार जैसे देखना थोड़े से, तो उससे क्वेश्चन आपको सारे समझ में आए, कॉन्सेप्ट समझ गए। इसको देखो, फिर कोई कंफ्यूजन है पूछो मेरे से, है ना। तो ये जैसे अपन ने करेंसी वाला देखा कि रुपए कैसे मजबूत किया, ठीक है। तो इसको जैसे मैं एक बार वापस बता देता हूँ कि इसमें क्या था। जैसे मान लो ये अपन देते हैं इधर एक ये डॉलर है, मतलब ये इधर तो डॉलर अपन लिख रहे हैं और इधर ये रुपया लिख रहे हैं। तो जैसे आज अपन देखते हैं कि एक डॉलर जैसे जो है 80 रुपये का है, ठीक है, 80 रुपये का। फिर यही डॉलर है, 1 डॉलर, और ये हो गया 90 रुपये का, ठीक है। तो मतलब पहले क्या था, पहले अपन देख रहे थे कि 1 डॉलर अपन को चाहिए तो अपन 80 रुपये खर्च करते थे। आज वही 1 डॉलर रुपये लेने के लिए अपन को क्या कर रहा है, 90 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। तो इस स्थिति में अपन क्या बोलेंगे कि रुपया जो है ना, रुपया वो तो क्या हो रहा है, वो कमज़ोर हो रहा है। और इस डॉलर को अगर अपन देखते हैं तो डॉलर क्या हो रहा है, वही डॉलर क्या हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। इसको बिल्कुल जैसे उल्टा करके, मतलब वैसे देखो ये समझो डॉलर की जगह समझ लो टमाटर हैं। तो पहले 80 रुपये के 1 किलो टमाटर आ रहे थे, आज वही 1 किलो टमाटर कितने के आ रहे हैं, वो 90 रुपये के आ रहे हैं, ठीक है। तो टमाटर क्या हो गए, टमाटर मजबूत हो गए या टमाटर महंगा हो गया। और रुपये क्या है, रुपये कमज़ोर हो रहा है कि पहले 80 रुपये खरीद लेते थे, आज वो रुपये और कमज़ोर हो गया और वो अब 1 किलो टमाटर के लिए मेरे को 90 रुपये देने पड़ रहे हैं। तो ये वो है जो अपन जो न्यूज़ के अंदर पढ़ते हैं कि रुपया कमज़ोर हुआ, डॉलर मजबूत हुआ या डॉलर महंगा हुआ। अब ऐसा उल्टा करके देखो, जैसे इधर कि वो जो 80 रुपये का जैसे था 1 डॉलर, वो डॉलर 70 रुपये का हो गया, है ना। तो आप देखो पहले 80 रुपये के अंदर 1 डॉलर मिल गया था, आज वही 1 डॉलर मेरे को 70 रुपये का मिल रहा है। तो कहने का मतलब अगर मैं 80 रुपये मार्केट में लेके जाऊँगा तो मेरे को आज 1 डॉलर नहीं मिलेगा, मतलब 1.25 डॉलर मिलेगा। क्यों, क्योंकि 1 डॉलर 70 रुपये का हो गया। तो मैं तो बस 80 रुपये दे रहा हूँ, कि कल भी 80 का ही था, तो वो अपन को 1 डॉलर से ज़्यादा देगा। तो यहाँ अपन क्या देख रहे हैं कि ये डॉलर क्या हो गया, डॉलर सस्ता हो गया अगर 70 रुपये का हो जाता है तो, ठीक है ना। क्योंकि क्या, और इधर रुपये जैसे अपन देखते हैं तो रुपये क्या हो गया, रुपये महंगा हो गया। बिल्कुल उसको वैसे करके देखो टमाटर के रूप में ही, कि पहले टमाटर 1 किलो आता था 80 रुपये का, अब वही टमाटर हो गया 70 रुपये का, ठीक है। तो अब 70 रुपये का हो गया तो सीधी सी बात है कि टमाटर तो क्या हो गया, टमाटर सस्ता हो गया। और इधर रुपये क्या देते हैं अपन, रुपये महंगा हो गया। क्यों हो गया रुपये महंगा, क्योंकि अब मैं मार्केट के अंदर अगर पहले की तरह ही वही मंडी के अंदर मैं 80 रुपये लेके गया, अगले दिन भी मैंने बोला भैया टमाटर दे दो, तो वो क्या 1 किलो देगा, नहीं 1 किलो से ज़्यादा देगा, 1.25 किलो देगा। क्यों, क्योंकि टमाटर आज 70 रुपये किलो है। तो रुपये मजबूत हो गया। वही रुपये पहले जो 1 किलो टमाटर खरीद पा रहा था, वही 80 रुपये आज कितने टमाटर खरीद पा रहे हैं, 1.25 किलो टमाटर। तो रुपया मजबूत हो गया। तो ये एक्सचेंज रेट के अंदर अपन डेली न्यूज़ के अंदर रहता है कि रुपया कमज़ोर हुआ, डॉलर मजबूत हुआ। और फिर कभी उल्टा भी होता है कि रुपया कमज़ोर हुआ, डॉलर मजबूत, और इधर होता है रुपया कमज़ोर हुआ और डॉलर मजबूत हुआ, ठीक है ना। और रुपया इधर कई बार मजबूत हुआ तो डॉलर कमज़ोर हो गया। तो सीधी सी बात है, एक कभी कमज़ोर होता रहता है तो एक मजबूत होएगा, एक मजबूत होएगा तो दूसरा कमज़ोर होगा। भाई ये तो न्यूटन का सिद्धांत है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कोई मजबूत हो रहा है तो इसका मतलब कोई कमज़ोर हो रहा है, क्योंकि तुलनात्मक है दोनों, मजबूत और कमज़ोर कॉन्सेप्ट ऐसे, ठीक है। तो ये हालांकि इससे थोड़ा सा अलग था मॉनेटरी पॉलिसी, लेकिन अपन ने एक्सचेंज रेट के रूप में उसको समझा। फिर आगे अपन देखते हैं कि ये सारा जो जैसे जो कंट्रोल होता है तो आरबीआई करता है। कुछ आरबीआई के बारे में मोटा मोटा जान लो कि गठन हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है ना। ये 1935 वाला अधिनियम अपन को ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन आता है कि 1935 के अधिनियम से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं भारत के अंदर या भारतीय संविधान के अंदर। तो मैं बताऊं, जैसे कि ये आधे से ज़्यादा अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 की हूबहू नकल है। तो उसमें एक अपन पढ़ रहे हैं क्या, आरबीआई। और तो जैसे मैं बताऊं, जैसे अपना सुप्रीम कोर्ट है, बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, ये सारी किसकी देन है, ये 1935 के अधिनियम की देन है, ठीक है। ये फिर स्थापना कब हुई, 1 अप्रैल 1935। नेशनलाइजेशन कब हुआ, 1 जनवरी 1949, ठीक है ना। 1 जनवरी, देखो दोनों में एक एक है, लेकिन यहाँ डिफरेंस अलग है। एक में वित्त वर्ष का पहला महीना है जब उसकी स्थापना हुई, और एक में कैलेंडर वर्ष का पहला महीना है जनवरी। तो स्थापना वित्त वर्ष से रिलेटेड है तो वो अप्रैल हुई, ठीक है। वर्तमान में गवर्नर है शशिकांत दास, 25वें गवर्नर है,
ठीक है। प्रथम गवर्नर कौन थे? सी.डी. देशमुख, ठीक है, सी.डी. देशमुख पहले थे। और शशिकांत दास जो है ये 12 दिसंबर 2018 से हैं, 6 साल ऑलमोस्ट इनको हो रहे हैं, 5 पॉइंट समथिंग है, ठीक है ना, है शक्तिकांत दास, और देख लेंगे, ठीक है। और 6 साल हो रहे हैं, तो इसका टेन्योर के वजह से 3 साल का ही होता है, तो ये एक्सटेंड कर सकते हैं, 3 साल हो तो मैक्सिमम 6 साल, ठीक है ना। आज वर्तमान में जो इनके डिप्टी गवर्नर हैं वो 6 हैं, ठीक है। कार्यकाल कितना होता है? 3 साल होता है, लेकिन इनको उसका एक्सटेंड कर सकते हैं, मैक्सिमम होता है 6 ईयर्स। अभी तक जैसे जो रहे हैं 6 साल, ज़्यादा कोई नहीं है, ठीक है। तो ये अपने आरबीआई का थोड़ा सा एक वो है स्ट्रक्चर, अपन को पता होना चाहिए। क्या 1935 अधिनियम से बना, 1 अप्रैल 1935, नेशनलाइजेशन हुआ 1949, 1 जनवरी। शशिकांत दास 25 में है, प्रथम सी.डी. देशमुख, के भी कई बार पूछ लिया जाता है। डिप्टी गवर्नर कितने हैं अपने आरबीआई में? 6 हैं, 3 साल का कार्यकाल, ठीक है। ये तो आरबीआई का। फिर एक एमपीसी है, जैसे अपन ने देखा था कि ये एमपीसी की ये जो एक्सचेंज रेट्स होती हैं इनको कौन डिसाइड करता है, और ये पॉलिसी दरें होती हैं, अभी मैंने पढ़ा बैंक रेट, CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, SDF और MSF, वो डिसाइड कौन करता है? तो ये एमपीसी करती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मौद्रिक नीति समिति, जो मौद्रिक नीति को डिसाइड करेगी वो, ठीक है। गठन हुआ 2016 में। तो देखो 2016 में हुआ, तो मुझे बताओ मोदी सरकार सबसे एनडीए सब प्रधानमंत्री कब बने थे मोदी? इसमें तो 3री बार बने हुए। सबसे पहले कब बने? 2014 के अंदर, तो देख लो उसको 2 साल बाद ही बने, ठीक है। तो ये क्या था, जैसे इससे पहले क्या था कि गवर्नमेंट को ये लगता था कि जैसा आरबीआई को सही लगता है ना, कहने का मतलब नरेंद्र मोदी को लगता था, प्रधानमंत्री को अपने, कि जैसा आरबीआई को सही लगता है ना, वैसे वो मनमर्जी से अपनी इन दरों को ऊपर नीचे कर देते हैं। कहने का मतलब कि लोगों से उसको कोई मतलब नहीं होता, प्रधानमंत्री का ये सोचना था। तो फिर उन्होंने ये देखा कि चलो ठीक है, ये जो नीतिगत दरें डिसाइड होती है ना, इसमें सरकार का भी कुछ न कुछ हिस्सेदारी होनी चाहिए डिसीजन मेकिंग के अंदर। तब ये बनी थी एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। क्यों क्या था? देखो कांग्रेस के समय जो गवर्नर थे वो रघुराम राजन थे, फिर इसके बाद उर्जित पटेल बने, ठीक है ना। मोनेटाइजेशन हुआ उस समय 2016, ठीक है। वो भी गुजरात से बिलोंग करते थे, इसलिए बनाया गया था पीएम के द्वारा उनको उर्जित पटेल, लेकिन वो ज़्यादा 2 साल ही उनका कार्यकाल रहा, और फिर इस एमपीसी के कारण नहीं थोड़ा खटपट होने लगी, और फिर उन्होंने इस्तीफा दिया, और उसके बाद शशिकांत दास बने, समझ रहे हो, ठीक है। तो 2016 के अंदर इसका गठन हुआ, और ये अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट था उस समय। जैसे प्री के अंदर भी इसके क्वेश्चन आए कंटिन्यू 2-3 साल तक, यूपीएससी में मेंस के अंदर 3 बार ये पूछा गया एमपीसी कि क्या है, क्या सही है क्या। फिर अपन देखते हैं उर्जित पटेल आयोग की सिफारिश पे ये हुआ था। ये उर्जित पटेल वही है जो 2016 से लेकर 18 तक मतलब गवर्नर थे आरबीआई के, और इन्हीं के समय में विमुद्रीकरण हुआ था, उर्जित पटेल। तो देखो उर्जित पटेल की सिफारिश पे ये एमपीसी आई थी, है ना, मतलब जब ये गवर्नर नहीं थे उससे पहले की सिफारिश थी 2014 की। फिर ये कमेटी बनी, फिर लेकिन जब उर्जित पटेल ने इसको इम्प्लीमेंट किया तो 2 साल के अंदर इनको पता चल गई कि सरकार का इतना इंटरफेरेंस आरबीआई जैसी संस्था में सही नहीं है। तब फिर उन्होंने इससे इस्तीफा दिया, और फिर शक्तिकांत दास बने, समझ रहे हो। तो ये ऐसे है, खैर जो भी है, लेकिन ये आज ये अस्तित्व में है, इसलिए अपन को पता होना चाहिए एमपीसी है क्या। क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं आपको इसके। संरचना क्या है? संरचना है 1+5, मतलब टोटल कितने हैं इसके अंदर मेंबर मुझे बता। टोटल 6 हैं, और वो कैसे? 1+5, मतलब एक तो आरबीआई का हेड गवर्नर, फिर 5 अन्य मेंबर हैं, समझ रहे हो। तो टोटल तो कितने? 6 हैं। प्रमुख कौन होता है इसका? आरबीआई का गवर्नर इसका हेड होता है। सदस्य और कौन होते हैं? 2 तो पदेन सदस्य होते हैं आरबीआई से, मतलब जैसे मान लो अभी आरबीआई में अपने 6 डिप्टी गवर्नर देखे थे, तो 2 डिप्टी गवर्नर वो इसके क्या हो जाते हैं? वो सदस्य हो जाते हैं। और 3 कौन होते हैं? बाकी 3 मनोनीत होते हैं, जिनको कि कौन मनोनीत करती है? सरकार करती है, भारत सरकार। कितने वर्ष के कार्यकाल के लिए? 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए, ठीक है। देखो पदेन तो यूं हुआ कि जब तक वो डिप्टी गवर्नर है तब तक वो पदेन बना रहेगा आरबीआई में पद पे, या तो इधर आ जाएगा, लेकिन जो मनोनीत करेंगे उसका तो कोई कार्यकाल होगा ना। तो कितना कार्यकाल? 4 वर्ष का। जैसे अभी वर्तमान में कौन है? जैसे राम सिंह है, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स प्रोफेसर हैं। सोगत है, ये जुड़े हुए डिसीजन मेकिंग से। नागेश है, ये ISID है, इंस्टीट्यूट फॉर स्टडीज इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इसके डायरेक्टर हैं। ये 3 है। नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अपन को पता होना चाहिए कि सरकार की तरफ से कितने बंदे होने चाहिए? 3 होने चाहिए। अब मुझे बताओ, जैसे पता डिसीजन ये लेना है कि इस रेपो रेट को बढ़ाएं या घटाएं, तो टोटल 6 मेंबर है। तो अब देखो अगर 3-3, भाई यही तो हो सकता है ना, आरबीआई वालों ने अपने को बोला कि तुम इधर वोट करोगे, सरकार ने अपने वालों को बोला कि तुम इधर वोट करोगे, तो 3-3 हो गए ना वोट, तो डिसीजन तो कुछ हुआ ही नहीं, है कि नहीं है। तो
किसी की भी मनमर्जी नहीं चले, ना आरबीआई के चले ना सरकार की चले, दोनों की सहमति से कॉन्सेंसस से ये डिसीजन हुए। तो देखो किसी न किसी एक को यस लेना पड़ेगा ना डिसीजन के लिए, या तो आरबीआई को इधर से एक वोट लेना पड़ेगा, तो ये 4 होंगे, ये तो 4-2 से बहुमत होएगा, है ना। और अगर आप लोग सरकार वालों को जैसे अपना ऊपर रखना है तो 4 ये करने पड़ेंगे, 2 इधर लेने पड़ेंगे, ऐसे। तो आप जैसे देखना जब भी आप मौद्रिक नीति पढ़ो ना, तो उसमें लिखा रहेगा मौद्रिक नीति समिति के अंदर 5-1 से फैसला लिया गया कि बैंक दर में कोई परिवर्तन नहीं। तो 5-1 क्या है, ये 5-1 बोला, 5-1 से डिसीजन लिया गया, 5 आरबीआई ने बोला नहीं, इधर 1 ने बोला यस, तो 5-1 ये है, ये डिसीजन मेकिंग। जैसे सुप्रीम कोर्ट से संवैधानिक पीठ बनी गई, 5 से ज़्यादा 7 जज उसके अंदर रहे, तो 6-1 से फैसला दिया गया कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है 2019 वाला ये सही है, या उसमें 5 थे तो 4-1 से डिसीजन दिया गया, 4-1 के बहुमत से। तो ऐसे इसमें ये 6-1 ये अपना ऊपर टोटल 6 है, तो 5-1 से दिया गया है, ऐसे समझ गए। ये लाइन आती है तो उसको आप लोगों को ध्यान में रखना है कैसे, ठीक है। तो इसमें मुझे बताओ, जैसे टोटल सर इधर देखो, टोटल सदस्य 6 हैं, 3 एक तरफ से आरबीआई से और 3 सरकार की तरफ से। आरबीआई की तरफ से 3 कैसे, एक तो गवर्नर तो इसका हेड है ही ना, तो आरबीआई का तो हिस्सा है, और 2 पदहीन सदस्य हैं। तो 50% आरबीआई का है, 50% गवर्नमेंट का, लेकिन दोनों की सहमति से डिसीजन होंगे, समझ गए। ये अपने एमपीसी के अंदर है और पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो रहा है आजकल ये एमपीसी वाला। 2016 और 6 देखो, 2016 के अंदर देखो, इधर 2016 में 6 आ रहा है ना, और इधर टोटल सदस्य कितने हैं इसमें, टोटल सदस्य 6 है। ऊपर अपन ने जो नीति का दरें देखी हैं वो टोटल नीति के 7 है, ऐसे। और फिर देखो डिप्टी 6 का और आंकड़ा हो जा रहा है, आज डिप्टी गवर्नर कितने होते हैं आरबीआई के अंदर, वो भी कितने हैं, वो भी 6 ही है। तो 6 का आंकड़ा कितना है इसके अंदर फिट बैठा, देखो 2016 के अंदर एमपीसी का गठन किया गया, टोटल 6 इसके मेंबर होते हैं, ठीक है। और 6 ही क्या है, 6 ही अपने आरबीआई का गवर्नर का टेन्योर होता है, मतलब 3 साल होता है, लेकिन उसको एक्सटेंड किया जा सकता है एक बार, समझ गए। ऐसे ही है। ऐसे विशेष परिस्थिति अगर सरकार को लगे तो 6 साल से ज़्यादा भी कर सकती है, कुछ भी सरकार को लगता है कि सही चल रहा है और एक्सटेंड कर दो, क्या दिक्कत है, समझ गए। ये है अपना। और आरबीआई एक्ट अपने 1935 का, उसके तहत ही सारा गवर्न होता है आरबीआई। नोट छापना जैसे जो है ना, नोट करेंसी को प्रिंट करना जो काम है, ये आरबीआई का ही काम है, ठीक है। फिर आरबीआई बैंकों को पैसा देता है, तो इसलिए आरबीआई को अपन बोलते हैं बैंक ऑफ द बैंकर्स, बैंक ऑफ द बैंकर क्या, जैसे बैंक है, जैसे बैंक मतलब ये तो आरबीआई है इधर, और बैंकर्स कौन है, बैंकर्स ये एसबीआई वगैरह, बैंक ऑफ द बैंकर्स, ठीक है। तो एसबीआई को अगर पैसे चाहिए तो वो किससे लेगा, वो आरबीआई से लेगा, एसबीआई खुद नहीं छापेगा पैसे। तो देश के अंदर पैसे कौन छापता है, आरबीआई छापता है। और फिर उसको सर्कुलेशन में कौन लेके आते हैं, कॉमर्शियल बैंक्स। कौन लाता है अपने निर्मला, सर्कुलेशन में कौन लेके आता है पैसों को, कॉमर्शियल बैंक्स। अपन को लोन चाहिए तो अपन आरबीआई के पास नहीं जाएंगे, अपन एसबीआई के पास जाएंगे। फिर एसबीआई से अपन ने लोन मांगा 3000 करोड़, अरे पैसे नहीं आ रहे एसबीआई के पास, तो फिर एसबीआई डिमांड भेजता है आरबीआई में, मुझे पैसे दे दो, अच्छा हैंड टू हैंड चाहिए अर्जेंट अगले दिन ही, तो एमएसएफ की ये रेट चल रही है 6.75, इस पर मैं पैसे दे दूंगा तुम्हें, समझ गए। तो ये था अपने पूरा मॉनेटरी पॉलिसी वाला पूरी कहानी जो अपन ने देखी। फिर उसके बाद आता है एमएसपी, है ना। तो मॉनेटरी पॉलिसी में अपन ने मोटा मोटा क्या देखा कि मॉनेटरी पॉलिसी नीति आरबीआई जारी करता है, 1 साल के अंदर टोटल 6 इसकी समीक्षाएं होती हैं 1 साल के अंदर, ठीक है। देख लिया अपन ने, चौथे, छठे, 8वें, 10वें, 12वें दूसरे महीने में, मतलब अप्रैल जून, 8वां महीना अगस्त, 10वां अक्टूबर, 12वां दिसंबर, 2 फरवरी। तरलता व मुद्रास्फीति मेंटेन करना इसका मकसद होता है। सीपीआई जैसे आपको जानना हो तो अपने वो इकोनॉमिक सर्वे, राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे में चैप्टर 1 में अपन ने जैसे देखा था, तो उसका वीडियो काफ़ी अच्छा है, उसको आप देखो बढ़िया से, है ना। फिर मानसून से कैसे होता है, मानसून अच्छा है तो पैसे और पंप करो, मानसून खराब है तो पैसे, सॉरी मानसून बिगड़ गया तो पैसे पंप करो, मानसून अच्छा आ गया तो पैसे को कंट्रोल रखना है। मौद्रिक नीति समीक्षा अपन ने एमपीसी अभी नीचे देखी, टोटल उसके मतलब गठन हुआ 2016 के अंदर, टोटल सदस्य होते हैं 6, हेड होता है आरबीआई का गवर्नर, 3 आरबीआई के होते हैं, 3 सरकार के होते हैं, डिवीजन बहुमत से होता है। बैंकिंग दरें अपन ने देखी, टोटल 6 हैं, इनमें ये टोटल अभी 10 बार से अपरिवर्तनीय, मतलब करीबन 1.25 साल से टोटल 6 देखी। बैंक रेट, 2 रिजर्व रेशियो, CSCRR, SLR, 2 पंप रेशियो, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट,
एसडीएफ और एमएसएफ। बैंक रेट वो दर है जिसपे आरबीआई बैंकों को पैसा उधार देता है। सीआरआर वो दर है जिस दर पे बैंकों को अपना पैसा आरबीआई के पास रिजर्व रखना पड़ता है। तीसरी अपनी एसएलआर वो दर है शेड्यूल जिसपे बैंकों को स्वयं के पास रखना पड़ता है, एस फॉर एसएलआर, एस फॉर सेल्फ। फिर रेपो रेट वो दर जिसपे पैसा आरबीआई बैंकों को पैसा देता है, रेपो रेट पंप किया है। रिवर्स रेपो रेट जिसपे आरबीआई वापस बैंकों से पैसा अपने पास लेता है। रिवर्स आ गया ना, रिवर्स का मतलब उल्टी गाड़ी चल रही है। तो सीधी तो गाड़ी कैसे चलती है, आरबीआई से बैंकों की तरफ, और रिवर्स गियर डाल दिया तो बैंकों से पैसा कहाँ जा रहा है, आरबीआई की तरफ जा रहा है। ये लिखा रिवर्स रेपो रेट बैंकों से। भाई उल्टी मतलब उल्टी गंगा मत बहाओ, तो रिवर्स का मतलब क्या है, उल्टी गंगा है, बैंक से पैसा आरबीआई के पास जा रहा है, उल्टी गंगा ही हो गई वो तो। फिर एचडीएफ क्या है, एचडीएफ वो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, डिपॉजिट कराना है पैसा, तो आरबीआई थोड़ी डिपॉजिट करता है यार बैंकों के पास, वो तो उनको देता है खर्च करने के लिए। तो डिपॉजिट तो मतलब छोटी इकाई, बैंक बड़ी इकाई को देते हैं, आरबीआई को देते हैं ऐसे। एमएसएफ इमरजेंसी में पैसा चाहिए, तो ये वो दर है जिसपे 24 घंटे के अंदर अंदर पैसा उपलब्ध कराया जाता है। इमरजेंसी पे पैसा उपलब्ध कौन कराएगा, सीधी सी बात है, आरबीआई उपलब्ध कराएगा, तो आरबीआई से पैसा निकले बैंकों के पास आना चाहिए। तो वैसे आप तो इसका पर्पस ध्यान रखो कि इसका मकसद क्या है, अपने आप आपको पता चल जाएगा कि ये पैसा किधर से किधर जाएगा। बैंक दर में क्या होता है, पैसा दिया जाता है बैंकों को, तो आ गया ये आरबीआई और फ्लो उधर, है ना। इस टेबल को अपने को बार बार बनानी है, मैं आपसे बनवाऊंगा कि मौद्रिक नीति वाली वो टेबल बनाओ। टोटल 7 दरें हैं और इसके अंदर कॉलम अपन देख ही रहे हैं, 4 मतलब कॉलम के अंदर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5, एक ये इधर ये सीरियल नंबर और 6 कॉलम हो गए। तो बोलूँगा 7/6 की टेबल बनाओ तो आनी चाहिए। रेट चलो कोई बात नहीं, आपको याद नहीं हो, लेकिन मोटी मोटी जैसे जो एक तो एसएलआर अपन को ध्यान होनी चाहिए, ये है सबसे कम जो है वो कौन सी है, ये पैसा वापस लेने वाली रिवर्स रेपो रेट 335, ठीक है। बाकी पहली और आखिरी सेम है, रेपो रेट बैंक दर और मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी ऐसे, ठीक है ना। ऐसे अब जैसे मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे मैं टेबल बनवाऊँ तो इसमें यूँ ऐसा नहीं होना चाहिए कहीं आप जैसे 70% लिख दो, तो है क्या कहीं 70%, 18% से ज़्यादा कोई है ही नहीं इसके अंदर ऐसे। तो यूँ एब्सर्ड नहीं होना चाहिए, किसी में आप 2% लिख दो, 2 कहाँ है मुझे तो इसलिए यूँ मोटा मोटा सा एक ये झलक अपने पास होनी चाहिए, समझ गए, ऐसे है ये। तो ये इसके अंदर था अपने जो अपन ने मौद्रिक नीति पढ़ी। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, 12 दर्पणों में से 6 दर्पण के अंदर ही आएगा मौद्रिक नीति। तो कब तक इसका पीछा छुड़ाओगे मुझे बताओ, बेहतर यही है ना, इसी को अपना हम सफर अपन बना लें। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं, आता है न्यूज़ अपने एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य।